नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी के तौर तरीकों से एतराज हो सकता है, मोदी पर लगे दंगों के दाग पर सवाल खड़े हो सकते हैं, मोदी की राजनीति का विरोध भी अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला ये कहें कि मोदी को वोट देने वालों को समुंदर में डूब जाना चाहिए, तो यह बयान निहायत ही अफसोसनाक है। यह कहकर फारूक अब्दुल्ला उन करोड़ों वोटरों का अपमान कर रहे हैं जो मोदी को चुनते रहे हैं और इस चुनाव में भी मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अपने चुनावी मंच से जब फारूक अब्दुल्ला दांत पीसते हुए मोदी को वोट देने वालों को समुंदर में डूब जाने का बयान दे रहे थे, उनके जहन में मोदी की आहट रही होगी। अगर मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले बयान की वजह से बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, तो मोदी विरोध के नाम पर वोटर के लिए ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल को भी कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। मोदी विरोधी पार्टियां इस चुनाव को अब सेकुलर बनाम कम्युनल बनाकर ही मोदी से मुकाबला कर रही हैं। तभी तो ममता पर मोदी के हमले का जवाब टीएमसी ने मोदी को गुजरात का कसाई कहकर दिया। मुलायम, लालू, नीतीश, मायावती और वाम दल पहले से ही मोदी को सांप्रदायिक घोषित करके चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के पास भी मोदी पर हमले का सबसे बड़ा हथियार यही है। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि एक तरफ मोदी और उनका मोर्चा है, तो दूसरी तरफ बाकी पार्टियां, मोदी मोर्चा वर्सेस अदर्स। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला से लेकर ममता और मुलायम के निशाने पर क्यों है मोदी, और क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही है पार्टियां? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मैं इनसे नहीं डरती हूँ। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है, दरिया जैसा देश चाहिए। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। 2014 का सत्ता संघर्ष मोदी बनाम सोनिया राहुल के जिस चुनावी आक्रमण के साथ शुरू हुआ, वो मोदी बनाम प्रियंका के रास्ते मोदी के खिलाफ नई मोर्चेबंदी का रुख अख्तियार करने लगा है। चाहे ममता बनर्जी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू और नीतीश, जाने अनजाने सबके टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। फारूक अब्दुल्ला मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डुबोने की पैरवी करते हैं, तो मोदी अब्दुल्ला खानदान को धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बता रहे हैं। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। मोदी को वोट देने वालों को दरिया में डुबोने की बात करते हो, पहले आपके पिताजी, आपका बेटा कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है। बंगाल में मोदी ममता को शारदा चिट फंड घोटाले और पेंटिंग की कीमत के बहाने ललकारते हैं, तो 24 घंटे के अंदर तृणमूल कांग्रेस की पूरी पलटन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को जवाब देने के लिए मैदान में उतर आती है। पहले आपके पेंटिंग कभी 4 लाख में बिकते थे, कभी 8 लाख में बिकते थे, कभी 15 लाख में बिकते थे, लेकिन क्या कारण है 1 करोड़ 80 लाख में आपका चित्र बिका। देश गर्व करता है कि हमारे पास ऐसे चित्रकार हैं। The butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. ममता, फारूक, जयललिता, माया या फिर नवीन पटनायक, मोदी के खिलाफ सबके एक जैसे तेवर हैं और ये उनकी मजबूरी है। यही मजबूरी अब एक मोर्चे की शक्ल लेने लगी है, जैसे संकेत कांग्रेस की तरफ से मिल रहे हैं। हो सकता है कि नतीजों के बाद मोदी को दिल्ली के तख्त से दूर रखने के लिए कांग्रेस ऐसे ही किसी मोर्चे के साथ खड़ी हो जाए जो जादुई आंकड़े के करीब पहुंचता हो। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं पार्टियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। मोदी बनाम आदर्श की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस ढंग से एक दूसरे पर हमले हुए हैं, तीखे हमले हुए हैं, उससे ये पोलराइजेशन की तरफ चुनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि 350 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बीते 1 हफ्तों में जिस तरह की बयानबाजियां हुई है और बीते 3 दिनों में जिस ढंग के बयान आए हैं, और खासतौर से फारूक अब्दुल्ला ने जिस ढंग से कहा है, उसके कई मायने निकलते हैं। और साथ में ये कि ममता बनर्जी की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि मोदी गुजरात के कसाई हैं, तो क्या मतलब है? क्या ममता
नीतीश, लालू और तमाम मोदी विरोधी पार्टियां और रीजनल नेता क्या एकजुट होने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या किसी नए किस्म की राजनीति की शुरुआत भी हो रही है, क्या इसका नया राजनीतिक निहितार्थ भी है। हमारे साथ स्टूडियो में है अभय कुमार दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, मीम अफजल, कांग्रेस प्रवक्ता, केसी त्यागी, जेडीयू नेता, रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के प्रवक्ता। पहला सवाल केसी त्यागी जी आपसे ही, मैं कांग्रेस के पास जाऊं उससे पहले, जिस ढंग से फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी विरोधियों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, निंदा भी हुई, लानत मलामत भी हुई, मामले भी दर्ज हुए, पार्टी ने उनसे पिंड भी छोड़ा लिया। अब फारूक अब्दुल्ला अगर कहते हैं कि मैं कहता हूं मोदी को जो वोट देगा उसे समंदर में जाके डूब मरना चाहिए, और ये कहते वक्त बहुत दांत पीसकर फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, तो क्या कहेंगे? आपका एक बयान मेरे पास आया है जिसमें आप एक तरह से फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। केसी त्यागी, कश्मीर के बारे में आपके चैनल पर मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मोदी जी या उनका कोई प्रवक्ता मेरी बात का खंडन करे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, कश्मीर रियासत को छोड़कर के सारी रियासतें इसमें मर्ज कर गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला साहब को मोबिलाइज किया, जेल से छुटवाया। नहीं केसी त्यागी, 26 मेरा सवाल स्पेसिफिक है। केसी त्यागी, मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि अगर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग, मैं कहता हूं कि जो मोदी को वोट देगा उसे समंदर में जाके डूब जाना चाहिए, पहले इस बयान की निंदा करते हैं या इस बयान के साथ हैं आप? मैं इसकी सफाई में ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला के प्रयासों की वजह से ही कश्मीर का भारत में विलय हुआ, नंबर 1। नंबर 2, धारा 370 जब लगाई गई, उस कैबिनेट की मीटिंग में भाजपा के जनसंघ के जो संस्थापक थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे। श्री श्यामा प्रसाद उस पहलू पर बात करेंगे, उस आरोप प्रत्यारोप पर जब बात आएगी केसी त्यागी बात करेंगे। नहीं केसी त्यागी, उस आरोप प्रत्यारोप पर अगले हम 3, 4, 5 मिनट में बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मोदी को वोट देगा, जो वोट देगा उसे समंदर में डूब जाना चाहिए। 3 बार गुजरात में चुनाव हुए, इस बार भी हो सकता है 200 सीट, 250 सीट, जो भी सीट मिले, हम उस पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या मतदाताओं के लिए अगर फारूक अब्दुल्ला ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप इस बयान के साथ हैं या नहीं है, या निंदा करते हैं? मैं श्री गिरिराज सिंह के, श्री नरेंद्र मोदी के और श्री फारूक अब्दुल्ला तीनों के बयान की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार को, कश्मीर की जनता को और उसके शानदार नेता को इस तरह से धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर जाकर के कश्मीर के नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे, और देश के जो तथाकथित होने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं वो धमका रहे कि जानते नहीं हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो बयान तो तीनों ही नेताओं के उबाल भरे हुए हैं। आप मुझसे एक के लिए क्यों पूछना चाहते हो? नहीं दूसरे पर भी बात करने का किसको अधिकार है? दूसरे पर भी बात करेंगे केसी त्यागी, लेकिन ये बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का जो जवाब दिया उस पर भी बात करेंगे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा वो भी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या आपको लगता है फारूक अब्दुल्ला जैसे शख्सियत जो मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्र में मंत्री हैं, अगर वो कहते मतदाताओं के लिए कहते हैं कि जो वोट देगा मोदी को, मैं कहता हूं वोट देने वालों को डूब जाना चाहिए समंदर में, इसकी निंदा करके आपको ये मांग नहीं करनी चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला माफी मांगे, अपने बयान को वापस लें? वो तो कायम है अपने बयान पर, आप जैसे लोग घुमा फिरा कर एक तरह से फारूक का समर्थन कर रहे हैं। मैं घुमा फिरा करके नहीं कहता हूं, मैं फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा करता हूं, लेकिन सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के पिताजी की वजह से ही कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। और अगर कोई आज हिंदुस्तान का आदमी शेख अब्दुल्ला के बारे में खराब बात कहता है तो ये प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज है। इतिहास गवाह, मैं चाहता हूं जिस बीजेपी के नेता को कहो मैं उसके साथ बैठ के बहस करने को तैयार हूं। चलिए उस पहलू पर आते हैं, 70 लगवाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। उस पहलू पर आते हैं, क्योंकि जवाब में जो मोदी ने कहा उससे वही निकला है। उस पहलू पर हम आते हैं। केसी त्यागी, आप कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ भी, हम आपके पास आते हैं। मीम अफजल, इस बीच ये भी बता दें कि टीएमसी ने कहा, मोदी पर हमला करते हुए टीएमसी ने कल कहा गुजरात के शैतान है, गुजरात के, और अभी फिर ममता बनर्जी ने कहा मोदी को शैतान कहा, कल कहा था कि कसाई हैं गुजरात के। मीम अफजल, मैं फिर वही पहले उस पर चाहूंगा, चूंकि आपकी सरकार में मंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला,
कि अगर वो मतदाताओं के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मतदाताओं को समंदर में जाकर डूब मरना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस बयान की निंदा करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि कम से कम मतदाताओं के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। मोदी के लिए जो बोल रहे हो तो बोल ही रहे हैं, उसमें कहीं सीमा तो है ही नहीं। मीम अफजल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सबसे पहला बयान इस सिलसिले में सुबह को मैंने ही दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हमने ये कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये सवाल नहीं पैदा होता कि कांग्रेस ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमने सुबह ही कहा था ये अल्फाज ठीक नहीं है, और अभी केसी त्यागी साहब ने भी ये कहा कि ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में गलत बयान के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। मोदी जी मुसलसल हर स्टेट में जाकर हर एक के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं कि रिएक्शन होता है। मेरे ख्याल में यही उनकी राजनीति है और इसी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो है पोलराइजेशन। आज जो उन्होंने एक बात कही उसके जवाब में जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, मैं उसकी सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा हूं, लेकिन ये कहना कि वहां कश्मीरी पंडितों को जो है निकाला है और इसके लिए इनका खानदान जिम्मेदार है, इनके बाप जिम्मेदार हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। और अजीत अंजुम साहब, तो आप तो खुद गवाह हैं, मैं भी उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था जब कश्मीर में जगमोहन को गवर्नर बनाया गया था। आप मुझे बताइए कि जगमोहन साहब इन्हीं की पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, और उन्हीं के जमाने में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना और उनको एनकरेज करने का चलिए, इस पर हम जवाब लेते हैं मीम अफजल साहब, लेकिन आपको बता दें मैंने उस वक्त भी जी बोलिए। उस वक्त भी मैंने इस बात की मुखालफत की थी कि ये जो कश्मीरी पंडितों को निकलवाने का काम कर रहे हैं जगमोहन, ये गलत काम कर रहे हैं, इससे देश का बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज मैं देख रहा हूं कि कश्मीरी पंडित जो बेचारे यहाँ आए वो वापस नहीं जा पा रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि उनको वापस जाना के पास चलते। मीम अफजल, समझ के आ रहा हूं अभय दुबे आपके पास। रामेश्वर चौरसिया, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा वो तो निहायत गलत है, मतदाताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने कहा, जिसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया कि श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, आपके पिता की राजनीति के चलते कश्मीर का ये हाल हुआ, और उसके बाद आपकी बेटे की राजनीति की वजह से हुआ और कश्मीर में पंडितों को निकाल दिया गया। ये तमाम बातें कही। अभी जो केसी त्यागी ने भी कही, मीम अफजल भी कह रहे हैं कि उस समय जगमोहन लेफ्टिनेंट जगमोहन राज्यपाल थे वहां के JNK के, और उसके बाद आपकी पार्टी में आए और मंत्री भी बने। तो एक तरह से आप ये भी जो बयान दे रहे हैं कश्मीरी पंडित बनाम कश्मीर, ये भी एक तरह से पोलराइजेशन कर रहे हैं और अर्ध सत्य है। अंजुम जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जब बोलूं मैं छोटा छोटा जवाब दूंगा, आप फिर बीच में प्रश्न मत कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। मैं आपसे आग्रह करता शुरुआत कर रहे हैं, मैं फिर बोल नहीं पाता क्योंकि आपकी आवाज रिवर्बरेट करती है। चलिए बोलिए। पहली बात, केसी त्यागी जी ने जो कहा, अब मैं उसी पर आता हूं, सुन लीजिए। हो क्या गया है अंजुम जी कि केसी त्यागी जी एक नहीं है। आज अंजुम साहब ये आपके मीम अफजल साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप ही पूछे थे, और जिस दिन नरेंद्र भाई का शो हुआ था तो मतदाताओं का कैसे काशी के मतदाताओं का इन्होंने अपमान किया था। आज फारूक अब्दुल्ला जी मतदाताओं के अपमान पर क्यों उतरे, इस चीज को पहले समझिए। इन लोगों को पराजय सुनिश्चित दिख रही है, देश की जनता इन लोगों के खिलाफ है। अभी तो मोदी पर अटैक कर रहे थे, फिर भी जनता मोदी के साथ चल रही थी। अब इन्होंने मतदाताओं को धमकाना, अटैक करना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। केसी त्यागी साहब, आपको याद दिला दूं, जिस कैबिनेट ने फैसला लिया उस फैसले के बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिजाइन करते हैं और कश्मीर कूच करते हैं, जहां उनकी हत्या हो जाती है जेल में। क्यों? कहा कि एक संविधान, एक प्रधान, एक विधान इस देश में रहेगा, कैबिनेट फैसला मेजोरिटी से ले सकती है। श्यामा प्रसाद जी उसी के विरोध में खड़े हुए थे, ये मत भूलिए आप। दूसरी, छोटा छोटा मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मीम अफजल साहब, ये मत भूलिए कि सारे रियासतों को सरदार पटेल ने एक कर दिया, लेकिन एक रियासत पंडित जी को करना था जिसमें झगड़ा लग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फारूक अब्दुल्ला के फादर। लेकिन रामेश्वर चौरसिया, जिस दिन फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 मिनट बोलूंगा, आप सुन लीजिए पहले, फिर अंजुम जी वही कर रहे हैं आप। अब सुन लीजिए, मैं एक सवाल कहता हूँ। मीम अफजल साहब को भी पता है
कि उस समय जगमोहन जी इन्हीं के सांजय गांधी के बड़ी क्लोज हुआ करते थे। वो छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल पूछता हूं। लेकिन नहीं, छोड़ नहीं देंगे, वो बहुत आम है। संजय गांधी के करीब हुआ करते थे, सही आपने कहा, लेकिन वही जगमोहन अटल जी की सरकार में मंत्री थे, अटल जी के सरकार में मंत्री थे, सांसद थे, बहुत अहम भूमिका थी उनकी। अरे वो बाद में मंत्री हुए ना, आप तो अंजुम जी कहां से कहां। लेकिन उसके पहले कश्मीर से जो पंडितों का पलायन हुआ उसमें जगमोहन हुए थे। अरे भाई सुन लीजिए, दूसरी बात जो इन्होंने कहा, मैं इनसे ये पूछता हूं मीब अफजल साहब से कि फारूक अब्दुल्ला जी इस देश में कब रहते हैं? जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो इंग्लैंड में पूरा परिवार रहता है, जब सत्ता मिलता है तो इस देश में रहते हैं। इन्होंने क्या किया इस देश के लिए बंटवारे के अलावे? ये आप लोगों की आदत है पर्सनल हमले करने की। आप भी मोदी जी के कश्मीर में आप भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं ले गए? चलिए अब जरा वापस ले गए, अब जरा वापस ले गए। मीम साहब आपकी सरकार इतनी दिन रही, क्यों नहीं वापस ले गए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। अब जरा जवाब लेते हैं और स्टूडियो भी हम लौटेंगे। केसी त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने रामेश्वर चौरसिया ने कहा? हालांकि रामेश्वर चौरसिया आपने जवाब नहीं दिया। मोदी ने जो ये कश्मीरी पंडितों का नया राग अलापा, तो इसका अतीत ये भी है जो जगमोहन पर आपने जवाब नहीं दिया। वो जगमोहन आपकी सरकार के लाडले मंत्री थे जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक एट्रोसिटी भी हुई, फेल्योर भी हुआ। एक मिनट जगमोहन जी कब हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे? कब मंत्री थे? भी आपको याद होना चाहिए, 98 में थे जी। और गवर्नर कब थे आपको पता होगा? ये मामला वहां के शासकों का था। गवर्नर कब से पता होगा आपको? 1990 में। अरे गवर्नर 1 साल थे, आपको ये भी नहीं पता है? मात्र 1 साल रहे, इन्हीं लोगों ने हटवाया उनको। सर हमें पता है, मुझे मालूम है, हमें पता है सर। उसके बाद 19 जनवरी 90 से लेकर 90 तक थे और उसके पहले भी थे, हमें पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो आरोप उस समय जगमोहन पर भी लगे थे, उसी सरकार में एमपी थे। त्यागी जी मंत्री थे कि नहीं थे? उसी सरकार में एमपी जरूर थे 89 में, हमें मालूम है। चलिए एक मिनट, केसी त्यागी उसके बाद आ रहा हूं अभय जी आपके पास। केसी त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? केसी त्यागी। मैं अपने मित्र भाई चौरसिया समेत समूची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जिस कैबिनेट की मीटिंग में आर्टिकल 370 लगा है उसमें आदरणीय मुखर्जी मौजूद थे। आदरणीय मुखर्जी का कांग्रेस पार्टी से और मंत्रिमंडल से इस्तीफा 1950 में हुआ है, जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ है। अगर ये मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मैं उसके बाद इनसे कभी बहस नहीं करूंगा, लेकिन अपने नेता की तरह से कम पढ़ लिख कर के नाम है, नेता कई बार अपनी गलती में पकड़े जा चुके हैं। चौरसिया जी मेरी बात को मान लीजिए वरना आप गलत साबित हो जाएंगे। चौरसिया जी जरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद अभय दुबे के पास आऊंगा। चौरसिया जी एक मिनट, फैक्ट करेक्ट कीजिए अगर केसी त्यागी गलत बोल रहे हैं तो। देखिए एक मिनट, अरे सुन लीजिए भैया, आप सवाल जब ज्यादा लंबा पूछ देते हैं सुन तो लीजिए। त्यागी जी ये मामला एक चीज का नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हम लोगों पर 2 साल तक आरोप लगाने के बाद अलग हुए। ये मामला परकोलेट एक दिन में नहीं मेरे करता। सवाल का जवाब नहीं है। एक के बाद एक चीजें आपको याद होना चाहिए। 370 के खिलाफ मार्च किए थे कश्मीर में जहां उनकी हत्या हुई थी। वो बात सारी चीजें है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन एक बात से नहीं होता है, सारी चीजों से होता है। चलिए हम वापस लौटते हैं। हमेशा वो खिलाफत करते रहे। 1950 में पठानकोट के पास की घटना है। चलिए वापस लौटते हैं जरा स्टूडियो। चले गए आज इस भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? आइए इस पे चलिए जरा उसी पे आते हैं, क्योंकि इस पर आप बचना भी चाह रहे हैं रामेश्वर चौरसिया। 50 में नहीं, 1900 हम नहीं बचना चाह रहे हैं। 1952 में। हाँ सॉरी बाबा, एक जवाब दूंगा। हाँ चलिए ठीक है, 1952 में पठानकोट के आसपास की घटना है जितना मुझे याद आ रहा है। चलिए वापस लौटते हैं। अभय कुमार दुबे जी, जो ये राजनीति है थोड़ा इसके धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता, फारूक अब्दुल्ला का बयान और इसके बाद तमाम बयानों का इसके पहले और बाद में सिलसिला, जिसमें ममता बनर्जी का गुजरात का कसाई कहना, डेरेक ओब्रायन का और आज गुजरात का शैतान कहना। क्या हम एक नए किस्म की राजनीति देख रहे हैं कि मोदी बनाम अदर्स अगले, चूंकि चुनाव 350 सीटों पर हो चुके हैं, कोई एक नया मोर्चा जिस मोर्चे में कोई भी हो सकता है, ऐसी मोर्चाबंदी हो रही है? देखिए जो मोर्चाबंदी है इसी को हम लोग पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण कहते हैं। इस ध्रुवीकरण को आमतौर पर मान लिया जाता है कि केवल ये मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जबकि ये उसकी एक बहुत सरलीकृत समझ है, बहुत ही सरल समझ है और ये गलत समझ है। जब ध्रुवीकरण होता है और खासतौर से इस वक्त जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो उसमें धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की तर्ज पे हो ही रहा है।
है? वो गलत तो सही, जो भी हो, जो हो रहा है वो हम लोग बता रहे हैं। दूसरा पहलू क्षेत्र बनाम केंद्र की तर्ज पे भी हो रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी ये दावा कर रही है वो अकेली दम पे बहुमत ले आएगी और उसे क्षेत्रीय ताकतों की जरूरत नहीं है। मोदी टीवी पर आकर ये विज्ञापन में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय शक्तियां, तमाम दल लड़ रहे हैं, आप अपना वोट दीजिए, जो सीधा मुझे मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना कि वो जिस तरह दे रहे हैं वो उनका बिल्कुल नया है। और तीसरा जो ध्रुवीकरण है वो भाजपा वर्सेस अदर्स है, यानी भाजपा बनाम अन्य है। पूरा ध्रुवीकरण भाजपा मोदी बनाम अन्य है। ये जो तीन तरह के ध्रुवीकरण हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्तागण, उसके रणनीतिकार ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पूरे देश को अपने पूरा देश मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है या मोदी के विरोधी एक तरफ हो गए हैं। तो उन्हें ये नहीं पता है कि केवल ये मुसलमानों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर उन हिंदू मतदाताओं का भी ध्रुवीकरण हो रहा है जो कि एक जगह जमा नहीं हो सकते, जो क्षेत्रीय ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, जो दलित मतदाता हैं, जो यादव मतदाता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा न करती तो उन्हें उन मतदाताओं में जो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलते थे, हो सकता है कि मोदी की तथाकथित लहर के दम पे कुछ वोट उनके मिल जाते। लेकिन ऐसा करके उन्होंने उन मतदाताओं को भी दूसरे पाले में फेंक दिया है। सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो यह भी उठता है कि जैसे मोदी के शुरुआती भाषण को देखे, जब कोलकाता गए थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने एक तरह से ममता बनर्जी के लिए एक फिलर दिया था, संकेत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था केंद्र में मेरे साथ, राज्य में ममता बनर्जी के साथ, या आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति होगी और प्रणब दा को निगरानी करने दीजिए। पहली बार आपको याद होगा तो एक संकेत दिया था कि हम राज्य में ममता को ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब आप गए तब सीधा अटैक ममता पर किया। इस तरह के संकेत जो है कोई ग्रहण नहीं करता है। किसी क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रीय ताकत मजबूत है, उसका वहां पर दबदबा है, वो अभी जबरदस्त चुनाव जीती है, उसके खिलाफ कोई खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये मानना कि लोकसभा के चुनाव में उसको छोड़ के सब एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी, जिसका कुछ राज्यों में ही दबदबा है, जो वास्तव में पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उसकी तरफ झुक जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और अपने आप को गलतफहमी में डालना है। भाजपा न केवल जो प्रचार दूसरों को थमा रही है, वो खुद ही उस प्रचार के जरिए एक खास तरह के विश्वास की शिकार होती जा रही है। खास तरह के विश्वास की शिकार होती जा रही है भाजपा। रामेश्वर चौरसिया, अभय दुबे ने एक विश्लेषण किया, आपने सुना होगा। हालांकि ये तो सच है कि जितने बयान आ रहे हैं, लगातार मोदी पर हमले हो रहे हैं, मोदी को लेकर अभी एक ममता बनर्जी एक छोटी सी बात और कह दूं, एक सिर्फ बयान दर्शकों को बता दें, अभी ममता बनर्जी का एक बयान और आया है कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में अंधेरा छा जाएगा। तो अभय दुबे, ये भी सिग्निफिकेंट है कि आप बहुत तरह से डरा रहे हैं, अंधेरा छा जाएगा, शैतान है, कसाई है और न जाने क्या क्या। मोदी भी डरा रहे हैं, उसके बदले मोदी कह रहे हैं, अभी सब युवकों से अपील करते हैं मोदी, तो कहते हैं कि अगर आपने वोट, तो आपकी जिंदगी 18 से 28 साल के बीच के युवक, उनकी जिंदगी अगर उन्होंने हमारी सरकार ने की, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो भी ऐसा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाजपा की जो मौजूदा रणनीति है, ये वो रणनीति है जो कांग्रेस पहले अपनाती थी। कांग्रेस सारी क्षेत्रीय शक्तियों को अपने खिलाफ कर लेती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने, जब से भारतीय जनता पार्टी का 90 के दशक के मध्य से उभार हुआ है, पहली बार तमाम क्षेत्रीय ताकतों को, बड़ी और मजबूत क्षेत्रीय ताकतों को अपने खिलाफ कर लिया है। तो ये रामेश्वर चौरसिया, ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जानबूझकर धीरे धीरे कुछ संकेत, सकारात्मक संकेत या लचीला संकेत गया और उसके बाद धीरे धीरे मोदी बनाम अदर्स हो गया। रामेश्वर चौरसिया, जैसा कि अभय कुमार दुबे करें कि धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि हर राज्य के जो रीजनल क्षत्रप हैं वो सब मोदी के खिलाफ। इन्हीं क्षत्रपों के दम पे भाजपा सत्ता में आई थी केंद्र में। जी रामेश्वर चौरसिया, देखिए, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समय की बात होती है। अभय दुबे जी ने सही कहा, सांप्रदायिकता एक मुद्दा है। अभय दुबे जी, मैं आपको बता दूं, इस देश में अब इस लहर में विकास मुद्दा है, सांप्रदायिकता नहीं है, इसीलिए सारी पार्टियां परेशान है। पहले तो अपना अपना भाषण करने का तरीका आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, आपने जो बात कही 25 पार्टियां मेरे साथ आई है क्षेत्रीय, वो छोड़ दीजिए, अलग विषय है। आप कहेंगे पार्टियां बड़ी अलग बात, जरा बताया जाए। अगर चुनाव लड़ रहे हैं, खुदरा रोजगारी पार्टी, आज तक भाजपा ने नहीं बताया। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मैं कुछ, आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, तो मेरी बात सुन ले तो मुझे लगता है ज्यादा मर्यादित होगा, ज्यादा मर्यादित होगा। आपने जब बोला, मैं आपको याद दिला दूं, जब हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेशों में,
तो हम तो अपनी बात कहेंगे और उनकी कमियां ही निकालेंगे। दूसरी बात, मैं आपको कह रहा हूं, हम केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं तो केंद्र की तरह ही चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश की तरफ नहीं लड़ेंगे। और एक बात अभय दुबे जी बता दूं आपको भी, आपके मार्फत देश को भी, देश की जनता बहुत अब प्रबुद्ध हो चुकी है। आपने देखा यूपी में जो चुनाव हुआ, कोई मुलायम सिंह जी को 150 से ज्यादा नहीं दे रहा था। देश की जनता चाहती है मिली जुली नहीं, एक साफ सुथरी सरकार बने, मेजोरिटी के साथ बने, और वो लहर आपको दिख रहा है। जब हमारी कैंपेन शुरू हुआ था, नहीं थे जो आकलन था। आज हम सुन लीजिए भैया, हम किसी पर नहीं थोप रहे हैं। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा कैंपेन शुरू हुआ था, हमें भी भरोसा नहीं था कि हम 300 पार कर जाएंगे, लेकिन आज हमें भरोसा हो गया कि हम 300 सीट पार करेंगे। जो हवा चल रही है, ये जितने कीचड़ उछालेंगे मोदी जी पे, साफ छवि के आदमी है, उतना कमल खिल रहा है। आपको चलिए एहसास हो रहा है। ब्रेक के लिए रोकना होगा। रामेश्वर चौरसिया, साहब, आपकी हंसी आई जब 300 सीटों की बात सुनी। केसी त्यागी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 350 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। परसों भी मतदान है। इस बीच तमाम तरह के बयान, मोदी के पक्ष में, मोदी के विरोध में, मोदी पर हमले, और इन हमलों में एक नया बयान अभी आया है। लालू यादव ने कहा है, मैं धरती पुत्र हूं, मैंने मां का भी दूध पिया है और गाय और भैंस का भी। वो हमसे क्या लड़ेंगे जिन्हें देखकर कसाई भी शर्माता हो। गुजरात का कसाई ममता बनर्जी के सिपाही, ममता बनर्जी के नेता कल कह चुके हैं मोदी को। आज ममता बनर्जी ने शैतान कहा मोदी को। साथ में यह भी कहा कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में अंधेरा छा जाएगा। यह एक किस्म का ध्रुवीकरण है, लेकिन इससे एक संकेत भी है। क्या मोदी विरोधी पार्टियां चुनाव के बाद, नतीजों के बाद किसी नए समीकरण के लिए तैयार हो सकती हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस से भी ऐसे संकेत मिले हैं, तीसरे मोर्चे के साथ जाने, तीसरे मोर्चे के साथ सरकार बनाने, ऐसे संकेत कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी मिले। इस पर चर्चा करें। स्टूडियो में हमारे अभय दुबे हैं, रामेश्वर चौरसिया, केसी त्यागी, मीम अफजल साहब। अभी लालू यादव का बयान भी आया है और ऐसे तमाम मोदी बैशिंग तो हो ही रही है, लेकिन उसमें एक पृथ्वीराज चौहान जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि दूसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस और तीसरा मोर्चा सरकार बना सकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। सलमान खुर्शीद ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने या लेने पर विचार कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी से आप लोग हार तो मान ही चुके, लेकिन कहीं न कहीं भीतर से इस कैलकुलेशन में आप लोग लग गए हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति हो। लेकिन एक नई चीज सिर्फ ये है कि 96 में आपने तीसरे मोर्चे को बाहर से समर्थन दिया है। इस बार आवाज आ रही है कि इस बार हम सरकार में रहेंगे अगर किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो। मीम अफजल। अजीत भाई, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का व्यू ये है, कुछ भी नेता बयान देते हैं, अपनी अपना समझ होती है, आकलन होता है, अपने हिसाब से कभी कभी लोग बात करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि यूपीए की सरकार बनेगी और मुमकिन है कि उसको सपोर्ट की जरूरत पड़े। अगर वो जरूरत पड़ती है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। यहाँ पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी अहम बात मैं कहूंगा, जो आपकी बुनियादी डिबेट थी उस पर मैं अभय कुमार दुबे साहब ने जो बात कही है उसको दोहराऊंगा नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैंने आज कुछ सीखा आपकी डिबेट से। मैंने शायद एक छोटा मोटा सियासी आदमी होने के तरह हम भी जो स्टडी करते हैं उसमें इस एंगल से स्टडी नहीं किया है। ये आपकी डिबेट का हासिल है आज की तारीख में कि आपने एक अच्छा आकलन किया। शायद मैं उस अंदाज से कभी पॉलिटिक्स को नहीं देख रहा था। आज तक हमको जो फिक्र थी वो एक ही तरह की फिक्र थी कि कम्युनल राजनीति हो रही है रिलीजन के नाम पर। लेकिन जो आपने दो दूसरे बिंदु उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये इस बात का इशारा करते हैं कि आने वाली राजनीति मोदी वर्सेस तमाम पूरा देश होगी। और ऐसा लग रहा है कि रीजनल पार्टीज ने अपना माइंड बना लिया है और वो एनडीए जो 25 पार्टी की बात कर रहे थे, आज तक बताया तो नहीं गया वो कौन सी 25 पार्टियां हैं। चौरसिया जी शायद बताएंगे 25 पार्टियों का नाम गिन करके कितनी सीटें आ रही हैं। वैसे भी उनको 25 पार्टी की अब जरूरत नहीं है, वो तो 300 सीटें वैसे ही ला रहे हैं। और अगर 300 सीटें ला रहे हैं तो फिर सारा देश एक तरफ खड़ा होगा, 300 सीटें वाला एक तरफ खड़ा होगा, फिर तो वो जो दिल चाहेगा करेंगे। फिर हमें न कश्मीर के किसी मसले पर परेशान होने की जरूरत है, बल्कि मानना चाहिए कि सारे काम वही होंगे जो मैनिफेस्टो में बताए गए और खासतौर पर आखिर में जो 3 पॉइंट बताए गए हैं वही होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक जरा सी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये जो बयानबाजी शुरू हुई है, देखिए मैं आपको ये 5 लोगों के बयान हैं। पहला बयान है प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का, जो उन्होंने ओखला के लोगों के बारे में कहा ये आतंकवादियों का इलाका है। दूसरा बयान आया अमित शाह साहब का, जो उन्होंने बदले की राजनीति। तीसरा बयान आया गिरिराज सिंह जी का, जो पाकिस्तान भेज रहे थे। चौथा बयान आया तोगड़िया जी का,
जो अकलियत के लोगों के घरों पर कब्जा करवाने की बात कर रहे थे। और 5वां बयान आया बाबा रामदेव का। ये संघ परिवार के लोग किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो ध्रुवीकरण एक ही तरह का है, लेकिन जो बाबा रामदेव का बयान है। जी 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 चलिए, बाबा रामदेव का बयान, मैंने अपनी बात कह दी। जी जी रामेश्वर चौरसिया, स्टूडियो में लौटने से पहले रामेश्वर चौरसिया, एक तरह से एक ध्रुवीकरण के नाम पर जो राजनीति हो ही रही है, कुछ विश्लेषण अभय कुमार दुबे ने भी कहा। उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि 24-25 पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, मोदी लहर ऐसे ही है तो बाकी पार्टियों की जरूरत नहीं होगी। और जरा एक बार 24-25 पार्टियां कौन है ये हम लोग भी जरा एक बार सुन लें ताकि ऑन रिकॉर्ड जानकारी मिल जाए। रामेश्वर चौरसिया, गुस्ताखी माफ, कोई पत्रकार उनसे पूछता नहीं है मोदी से। आपको भी पता है, हम जब बताएंगे, जब अभय जी जब हम बताएंगे, कहीं आप ईमेल दीजिए, मैं भेज देंगे। 4 पार्टियां तो हमारी तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, बिहार में है, आपको ये पता ही नहीं है। तो आपको तो बड़ी पार्टियों की चिंता है ना, वो छोड़ दीजिए, हम आपको भेज देंगे ईमेल। 25 पार्टियां हैं हमारे पास। एक चीज और आपको मैं बता दूं, अभय जी ने एक बात कही थी, आपने बोला हम कहां कह रहे, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है अभय जी कि प्रधानमंत्री भी कहीं से लड़ता है तो 100% वोट नहीं मिलता है। खाली हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबके अपने अपने वोट है। लेकिन जिस बात की आप इंगित कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो डबल फिगर में पहुंच रही है, बाकी कोई पार्टियां तो डबल फिगर में नहीं पहुंच रही है। और आप देख रहे हैं कि देश का जो माहौल है, देश ने तय कर लिया है कि एक मजबूत और पूरी मेजोरिटी वाली सरकार बनानी है। और यही कारण था कि पिछली बार कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस के खिलाफ पूरा माहौल है, केंद्र में सपा बसपा सरकार नहीं बना सकती है। तो पूरे देश में लोग चाहते हैं कि मोदी की एक मजबूत सरकार बने। 7 साल तो इनको दिया, 7 साल में तो यही कहते रहे, सांप्रदायिकता, रीजनलिज्म, इन्हीं की देन है ना आज जो बोल रहे हैं, मौत के सौदागर। एक बात मैं बता दूं नीम अफजल साहब, बाकियों से मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप 7 साल राज किए, कम से कम आप जो भाषा बोलते हैं, आपके सलमान खुर्शीद हो कि सोनिया जी हो, आप समझिए पूरी दुनिया देख रही है। हार की बौखलाहट से इस तरह की भाषा नहीं बोला जाए। आज प्रियंका जी चूहा बोल रही हैं, कम से कम आप सोचिए क्या बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है आपको। लोकतांत्रिक जवाब देंगे, उसके बाद इसका नहीं, उसके बाद जनाब जवाब देंगे, उतना वोट जवाब देंगे। हालांकि मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप जवाब दीजिए तो बेहतर है। देखिए, मेरे पास बयानों की लिस्ट है कि बीजेपी नेताओं ने कब क्या कहा, लेकिन पिछले 8 महीने से जिस किस्म की कटाश कर रहे हैं, देखिए पिछले 8 महीने से मोदी जी जिस तरह की कटाश कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के ताल्लुक से, खास तौर पर वो इस बात का अपने आप में सबूत है कि वो इस देश में कौन सा खेल और कौन सी राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने विकास की ट्रेन शुरू की थी गुजरात से, जो मुजफ्फरनगर में आकर के ध्वस्त हो गई और वहां बदले की भावना में बदल गई। चलिए, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अल्फाज की बात करते हैं आप। मेरा कहना यह है कि एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, और इस बात को जमा खातिर रखें कि अगर इस तरह के एक्शन होंगे तो रिएक्शन भी दिखाई देगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप ये कहते हैं एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है। यही इल्जाम राजीव गांधी पर है, इसी तरह के बयान का इल्जाम है। मुझे लगता है आप लोग अगर आप कहेंगे न्यूटन का लॉ हर जगह लागू मत करिए प्लीज। मुझे लगता है यहाँ संयम की जरूरत है, न्यूटन का लॉ मत लागू करिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन आप दोनों को रोका, क्यों आग्रह किया अजीत अंजुम साहब? मैंने कहा आपसे कि मैं फारूक अब्दुल्ला को नहीं रोक सकता, आपके नेता ममता बनर्जी को नहीं रोक सकता, राहुल जी के रोल मॉडल, मैं मुलायम सिंह जी को नहीं रोक सकता, लेकर के अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन आप दूसरों की पार्टियों क्या गारंटी दे सकते हैं? एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट। देखिए ऐसा है कि एक मिनट, दुर्भाग्यपूर्ण वो है जो आपके 5 नेताओं के मैंने नाम गिनवाए हैं। रामेश्वर चौरसिया, 5 सलमान खुर्शीद, इम्पोर्टेंट कहने वाले सलमान खुर्शीद, राक्षस से लेकर तमाम चीज कहने वाले, आदमखोर कहने वाले बेनी प्रसाद वर्मा, और ऐसे 5-7 नाम बताऊं आपको जो आपकी पार्टी में मंत्री हैं, लेकिन उस पर हम बहस बहुत बार कर चुके। एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट रामेश्वर चौरसिया जी को क्यों नहीं गिरा दिए? चलिए हो गया, अब स्टूडियो लौटते हैं। समझ गया आपकी बात, इसलिए मैं मीम अफजल साहब जो नाम बताए वो सब आपकी पार्टी के मंत्री थे। स्टूडियो लौटते, एक मिनट थे, और राहुल गांधी जी, सोनिया जी वही काम कर रही हैं। एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, जय स्टूडियो लौटते अभय कुमार दुबे, हम थोड़ा राजनीति उसके बाद की देखें, चुनाव की बात जिसकी तरफ मीम अफजल ने भी कहा।
कि अब ममता बनर्जी बहुत उग्र हो चुकी हैं, एक तरह से बयान में शैतान और ये सब खूनी पंजे और तमाम वही बयान दे रही हैं। और कल जिस ढंग से कहा डेरेक ओब्रायन ने, और उसके बाद बाकी जितने रीजनल क्षत्रप हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, सब एक तरफ से कतारबद्ध होकर मोदी को लेकर हमलावर। अब क्या तस्वीर हम देखते हैं चुनाव के बाद? देखिए, बिल्कुल ठीक ऐसा ही कांग्रेस के खिलाफ होता था। सारी क्षेत्रीय शक्तियां समझती थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हमारा जो इलाका है, हमारा प्रभाव क्षेत्र है, उसका अतिक्रमण करेगी, हमारे अधिकारों को छीनेगी। अब सारी क्षेत्रीय शक्तियों को लगने लगा है अगर मोदी केंद्र में सत्ता में आएंगे तो वो हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे और केंद्र का रुतबा हमारे ऊपर गालिब होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत विकेट पर बल्लेबाजी कर रही थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा था। उनकी चुनाव मुहिम भी बड़ी नियोजित थी, बढ़िया तरीके से चुनाव मुहिम चला रहे थे, खूब संसाधन झोंक के वो अच्छी तरीके से अपना प्रचार कर रहे थे। लेकिन पिछले 15-20 दिन से उन्होंने जिस तरह की रणनीति अख्तियार की है, उस रणनीति से उनका जो मजबूत विकेट है उसके नीचे थोड़ा सा पोलापन आना शुरू हुआ है ये, और इस बात को वो समझ नहीं रहे हैं। उनके इस बात का उन्हें काफी नुकसान होगा, काफी नुकसान होगा। ये अभय कुमार दुबे का एनालिसिस है। रामेश्वर चौरसिया 30 सेकंड, उसके बाद केसी त्यागी के पास जाना है। रामेश्वर चौरसिया। हाँ, अब अभय जी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए अभय जी, जब हम जाएंगे वेस्ट बंगाल में तो हम जीतने की कोशिश करेंगे कि ममता जी को सलाहने की, जब हम जाएंगे बिहार में तो लालू जी के और नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि उनकी भाषा बोलेंगे। ये तो हम स्ट्रेटजी है, हर पार्टी की है, हर पार्टी अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। ये तो चुनाव के बाद की बात है। जो आप कह रहे हैं कि कौन पार्टियां किसके साथ आएगी अलग विषय है। अगर हमें विश्वास हो रहा है, देश की जनता विश्वास दिला रही है, हम जीत रहे हैं, तो हम वहां जाकर के अगर हम सॉफ्ट होते हैं तो उस पर आप बहस कराएंगे कि ये चुनाव क्या लड़ रहे हैं, तो ममता जी के गोद में जाके बैठ गए। हम वो काम नहीं कर रहे, हम सच्चाई से चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम सच का सामना कर रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके खिलाफ हम बोलेंगे। चलिए रामेश्वर चौरसिया, आपने अपनी बात कही, जरा केसी त्यागी के पास चलते। केसी त्यागी जी, अल्टीमेटली पिछले 1 महीने की बयानबाजियों को देखें तो मोदी बनाम आदर्श हो गया, और मोदी को वही शैतान से लेकर राक्षस से लेकर और कसाई से लेकर तमाम आरोप, आदमखोर और तमाम चीजें, और लग रहा है एक तरफ मोदी है। आप जयललिता को देखिए, आप जयललिता को देखिए, जयललिता मोदी को व्यक्तिगत रूप से पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ही कड़े प्रहार किए हैं। वो भी साधारण राजनीति, जबकि कहा जा रहा है कि मोदी से उनकी दोस्ती रही। साधारण राजनीति, खुद भी कहती है मोदी मुझे पसंद है। साधारण राजनीतिक आलोचना से परे जाते हैं वो प्रहार। तो ऐसा क्यों हो रहा है? केसी त्यागी, तो चुनाव तो यही हो गया ना त्यागी जी कि मोदी बना मदद, और उसमें चुनाव के बाद की स्थितियों में इस तरह की मोर्चाबंदी, किस तरह की मोर्चाबंदी हो सकती है, और उस मोर्चे में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? केसी त्यागी, एक मिनट केसी त्यागी एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट। अभय जी जो आप बोले थे उसका कारण ये है कि हमने वहां विजयकांत से समझौता किया, एमडीएमके से कर दिया, पीएमके से कर दिया, इसीलिए ये बात आ गई। चलिए जरा केसी त्यागी से जवाब लेते हैं। केसी त्यागी, तो नेचुरली जयललिता, केसी त्यागी, माफ करिए देर से आ रहा हूं, त्यागी जी। देखिए, नवीन पटनायक जी की पार्टी, ममता जी की पार्टी, वामपंथी दल, डीएमके, अन्ना डीएमके, हमारी पार्टी, सपा, बसपा, सब ऑन रिकॉर्ड हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे दिल्ली में आने से रोका जाए। चूंकि जो नया नेतृत्व है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है पहले नेतृत्व के मुकाबले में। तो एक सवाल पर हम सब लोग एक हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी रोकी जाए। इसलिए पहले इन्होंने प्रयास किया कि क्षेत्रीय दलों को पटाया जाए, अपनी तरफ लाया जाए। इन्होंने नवीन पटनायक के पास दूध भेजे, इन्होंने ममता जी को भेजे, डीएमके को, अन्ना डीएमके को। सिर्फ एक पार्टी वाहिद दक्षिण की है, तेलुगु देशम, जो विभिन्न राजनीतिक कारणों से इनके साथ आई है। लिहाजा अजीत बाबू आप निश्चिंत रहिए, लेकिन मेरी आधा मिनट बात सुन लीजिए। इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं एमजे अकबर, उनकी लिखी हुई किताब है कि कश्मीर पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेहरू कैबिनेट रिजाइंड, मुखर्जी रिजाइंड ऑन द इश्यू, नॉट ऑन द इश्यू ऑफ आर्टिकल 370, ही रिजाइंड ऑन 8 अप्रैल 1950। अब छोड़ दीजिए किताब पढ़ना, एक बात सुन लीजिए, तो मैं अपनी बात में मोदी रोको, एक मिनट सुन तो लीजिए, किताब सुन लीजिए, केसी त्यागी, एक मिनट बात जनता, रामेश्वर चौरसिया, और सारी पूरी बात तो सुन लीजिए चौरसिया जी, उनकी बात सुन लीजिए, वक्त कम है। केसी त्यागी बात खत्म करिए, उसके बाद जवाब दीजिए चौरसिया। केसी त्यागी, 17 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 के पक्ष में थे। इससे बड़ी राजनीतिक हिपोक्रेसी कोई नहीं हो सकती। जो ये कर रहे हैं, इनका ये कह रहे हैं कि वो इस सवाल पे कांग्रेस छोड़ी, तो थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। और वहां पर भी शेख अब्दुल्ला का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर के इंटीग्रेशन में, उसको महात्मा गांधी ने माना। और वो सेकुलर नहीं, मेरी अंतिम बात, उसने जिन्ना के कम्युनल पाकिस्तान में जाना कबूल नहीं किया। वो महात्मा गांधी के सेकुलर इंडिया में रहा, जिस फैब्रिक को आज आप खराब करना चाहते हो। चलिए रामेश्वर चौरसिया जवाब दीजिए जल्दी, वक्त कम है। देखिए, एक बात तो त्यागी जी के भाषण से साफ हो गया। मोदी जी सही कहते हैं, सारे पार्टियों का काम है मोदी रोको, लेकिन देश की जनता चाहती है कि ला रही है कि मोदी लाओ। दूसरा, त्यागी जी जो ये बात किताब की लिखी करे, बहुत सारी किताबें में बहुत बातें लिखी गई है। आपको त्यागी जी ये पता होना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बाहर आए और जनसंघ की स्थापना हुआ, इन्हीं मुद्दों के खिलाफ अभियान छेड़े। हाँ, उस समय कैबिनेट में थे, तो कैबिनेट में मेजोरिटी से फैसला होता है, आपको भी पता है। चलिए, एक अलग मुद्दा है। आप जो पुरानी चीजों को निकाल रहे हैं, कारण क्या था मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटने का? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हट के पार्टी बनाए, कोई बड़ी पार्टी में तो नहीं आए थे। चलिए, आपने अपना जवाब दे दिया रामेश्वर चौरसिया। की खातिर रामेश्वर चौरसिया आपने अपना जवाब दे दिया, वक्त कम है। लेकिन इस बीच हमारे पास वो लिस्ट है रामेश्वर चौरसिया, जो 28 दल आपके साथ है रामेश्वर चौरसिया, जो आपने 24-25 का, उसमें 3 ज्यादा है, मेरे पास लिस्ट है। और मैं आपको रामेश्वर चौरसिया जी सुन लीजिए, इसमें महाराष्ट्र की 2 पार्टियां, राष्ट्रीय समाज पक्ष, हाँ बोल दिए, फाउंडेड इन 2003 किसी एमएलए ने बनाया। दूसरा है स्वाभिमान पक्ष, फाउंडेड बाय राजू शेट्टी, मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे। इसी तरह से कुछ खुदरा और रोजगारी पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों की, जिसका नाम मैंने पहली बार जनरल नॉलेज में सुना है। आप एक बार ईमेल पर पढ़ लीजिएगा, मेरे पास सामने है। सवाल उठता है, इसको आप कहकर 28 पार्टियां कह सकते हैं, लेकिन इसमें पार्टी के नाम पर 5-6 है रामेश्वर चौरसिया जी, और बाकी तो आप कह रहे हैं बिग ब्रदर है, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं 250-300 सीट आप ही को मिलेगी। मुझे लगता है इनमें से कई पार्टियों की ना आपको जरूरत होगी और ना आप इन्हें तवज्जो देंगे। रामेश्वर चौरसिया जी 30 सेकेंड। देखिए, एक मिनट अंजुम जी, आप जो बोल रहे हैं ये कह करके छोटी पार्टियों का अपमान नहीं कीजिए। नहीं, अपमान नहीं कर रहा हूं। प्रदेश में किसी प्रदेश में बड़ी पार्टी भी है, सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए। अगर अरुणाचल में 2 सीट है, वहाँ एक पार्टी है तो वो छोटी होगी, रीजनल होगी। मणिपुर में एक पार्टी है तो 1 सीट है तो वो रीजनल, 2 सीट है तो वो तो छोटी पार्टी होगी। हमारे साथ विजय लीडर ऑफ अपोजिशन है, चंद्राबाबू नायडू है, रामविलास पासवान है, इनको आप छोटी पार्टी नहीं, उनको नहीं करो। देखिए, ऐसा है, मैं जानता हूं कि 5-6 पार्टियां कौन है, लेकिन जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश, देखिए चलिए इस पर बात किसी और दिन कर लेंगे। मुझे पता है 28 पार्टियों की लिस्ट में किस पार्टी के कितने सांसद होने वाले, लेकिन चलिए इस कार्यक्रम को चौरसिया जी यही खत्म करते